Hello friends, this is Nisha Gilodia and you are watching me on Setu Studies. फ्रेंड्स, आज की क्लास DSSB KVS NVS PGT हिस्ट्री साथ ही साथ RPSC फर्स्ट ग्रेड और TGT SST के लिए यूज़फुल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और हमारा टॉपिक है यूरोप में सामंतवाद, अंधकार का युग, यानी कि द डार्क एज फ्यूडलिज्म इन यूरोप। इस चैप्टर में फ्रेंड्स हम पहले दो वर्ग पढ़ चुके हैं। हमने सामाजिक वर्ग क्रम पढ़ा था कुछ इस तरीके से, जिसमें हमारा पहला वर्ग था पादरी, दूसरा वर्ग था अभिजात, तीसरा वर्ग है किसान वर्ग। इस सामाजिक वर्ग क्रम में अब हम तीसरे वर्ग पर पहुंचे हैं, जो कि है किसान वर्ग। और किसान वर्ग दो तरह के किसान इस काल में पाए गए हैं। एक तो होते थे स्वतंत्र और एक होते थे सर्फ। फ्रेंड्स, ये जो क्लास है ये न केवल अभी सामंतवाद के बारे में बता रही है, बल्कि जो आगे फ्रांस में क्रांति होगी जो कि हम पढ़ेंगे, उसके लिए एक भूमिका का निर्धारण भी कर रही है कि क्या क्या कारण रहे होंगे कि भविष्य में इन सब घटनाओं के होने के बाद फ्रांस की क्रांति हुई। तो उन सब का कहीं ना कहीं नींव इस क्लास में रखी जा रही है। और साथ ही साथ हम पुनर्जागरण की ओर भी बढ़ रहे हैं, तो देखने होंगे कारण। तो सबसे बड़ा कारण पुनर्जागरण का भी और फ्रांस की क्रांति का भी, ये सबसे बड़ा कारण ये तीसरा वर्ग ही था। क्योंकि ये जो दो वर्ग हैं ये हर तरह की सुख सुविधा ले रहे हैं। ये दोनों वर्ग हर तरह की सुख सुविधा ले रहे हैं, लेकिन ये जो तीसरा वर्ग है यानी कि किसान वर्ग है, ये इसका बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है। किस तरीके से शोषण हो रहा है? जब हमने पादरी वर्ग पढ़ा था इससे पहले की क्लास में, तो हम देख रहे थे कि किसान से टैक्स लिया जा रहा है। टिथ नामक जो टैक्स है वो लिया जा रहा है। एक तो किसान जो है वो सबके खेतों में काम कर रहा है, मुफ्त में कर रहा है, साथ ही साथ वो टैक्स भी पे कर रहा है। और इसके अलावा किस किस तरीके से उसका शोषण किया जा रहा था, चलिए पढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात, तीसरा वर्ग यानी कि किसान वर्ग, इसके कार्य की बात करें तो पहले दो वर्गों का भरण पोषण करना, यानी कि पादरी और अभिजात वर्ग का भरण पोषण करना इस तीसरे वर्ग का कार्य था। अब इसके दो भागों में इसको डिवाइड किया गया है, स्वतंत्र किसान और सर्फ किसान। स्वतंत्र किसान में अगर हम बात करें कि ये किस तरीके के किसान होते थे, क्या ये पूरी तरह से स्वतंत्र होते थे? तो ऐसा नहीं है। ये भी अपनी भूमि को लॉर्ड की भूमि के रूप में देखते थे। जो इनकी भूमि होती थी उसे सामंत की भूमि के रूप में देखते थे और वहां पर अपना कृषि कार्य करते थे। और एक वर्ष में इनको 40 दिन के लिए सैनिक सेवा देना अनिवार्य था। अनिवार्य रूप से 40 दिन सैनिक सहायता देते थे। और जो कि हमने पढ़ा भी था, जब हमने अभिजात वर्ग पढ़ा था तो उसमें हमने पैदल सेना के बारे में पढ़ा था, या यूं कहिए शोकिया सेना के बारे में पढ़ा था कि जो शोकिया सेना होती है वो किस तरह की होती थी। तो वो ये किसान ही शोकिया सैनिक के रूप में कार्य करते थे। मतलब वर्ष में 40 दिन सैनिक हो जाते थे और बाकी के दिन ये अन्य कार्य करते थे। और सप्ताह में 3 दिन ये जो लॉर्ड है उसकी जागीर पर जाकर के मुफ्त में कार्य करते थे। ये भी इनका काम था। एक अपनी भूमि को देख रहे हैं लॉर्ड की भूमि के रूप में, यानी कि सामंत की भूमि के रूप में। दूसरा, वर्ष में 40 दिन सैनिक सेवाएं दे रहे हैं, चाहे उनकी मर्जी हो और चाहे नहीं हो, लेकिन ये देनी पड़ेंगी। तीसरा, और ये जो सैनिक है ये ट्रेंड नहीं होते थे, ये बस ऐसे ही भर्ती कर लिए जाते थे पैदल सेना के रूप में। थर्ड पॉइंट पे ये कह रहे हैं कि 3 दिन लॉर्ड की जागीर पर जाकर के, जो भी उसका हमने मैनर भूमि पढ़ी थी वहां पर जाकर के मुफ्त में 3 दिन कार्य करते थे। खेतों में जाकर के श्रम करते थे मुफ्त में। और इस श्रम से होने वाला उत्पादन श्रम अधिशेष कहलाता था, यानी कि लेबर रेंट कहलाता था। तो वो जो टैक्स पे करते थे वो कहीं ना कहीं मुफ्त में कार्य करके
अपना टैक्स पे करते थे। अब अगर हम बात करें कि इसके अलावा क्या कार्य करते थे, तो इसके अलावा भी कार्य करते थे सड़कों व इमारतों की मरम्मत करना, ये भी मुफ्त में, जलाने के लिए लकड़ी इकट्ठी करना, बाड़ बनाना। स्त्रियां और बच्चे भी कार्य कर रहे हैं। स्त्रियां सूत काटने का कार्य कर रही हैं, कपड़े बुनने का कार्य कर रही हैं, मोमबत्ती बना रही हैं, और बच्चे क्या कर रहे हैं, अंगूरों से रस निकाल रहे हैं और उससे मदिरा बना रहे हैं। इसके अलावा जो सामंत का भी लॉर्ड है यानी कि राजा, ये भी एक टैक्स ले रहा है किसानों से, इसे कहा गया है टैली। और ये जो टैली टैक्स है ये एक तरीके का डायरेक्ट टैक्स है जो कि लगाया जाता है, और ये राजा ले सकता है, साल में एक बार भी ले सकता है, एक साल छोड़ के भी ले सकता है, ये राजा की इच्छा पर निर्भर करता है। तो ये टैक्स दे रहे हैं ये राजा को। एक हमने टीथ टैक्स पढ़ा था इससे पहले वाली क्लास में जब हम पादरी पढ़ रहे थे, ये पादरी वर्ग को दे रहे हैं, जो कि कृषक की आय का 10वां भाग है। ये वो है टैक्स। राजा भी इनसे टैक्स ले रहा है और सामंत इनसे ये सारा कार्य मुफ्त में करवा रहा है। इस तरीके से ये लोग अपने आप को शोषित समझ रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि हमारा कितना बुरी तरीके से शोषण किया जा रहा है। अब अगर हम बात करें सर्फ किसानों की कि ये कौन होते हैं, तो ये एक वर्ब है टू सर्व, इससे बना है और इसका अर्थ होता है सेवा देना। और ये एक तरीके से जो सर्फ किसान होते हैं ये कृषि दास होते हैं यानी कि गुलाम होते हैं। और इनके लिए अगर हम देखें तो क्या कहा जा रहा है कि ये जिस भूमि पर कृषि करते थे वो भूमि लॉर्ड के स्वामित्व की भूमि होती थी, यानी कि लॉर्ड का उस पर पूर्णतया नियंत्रण होता था, उस भूमि पर कृषि कार्य करते थे। और इस कृषि से जो भी कुछ उपज इन्हें प्राप्त है उसका अधिकतर हिस्सा लॉर्ड को यानी कि सामंत को ही प्राप्त होता था। इन किसानों को सिर्फ गुजारे के लिए ही जितनी ज़रूरत है वही मिलती थी। अगला पॉइंट है किसानों को मजदूरी नहीं दी जाती थी। इनको किसी भी तरीके की मजदूरी नहीं दी जाती थी, बल्कि बस ये जो कार्य कर रहे हैं उसके बदले उन्हें गुजारे लायक रोटी इनको मिल जाए, बस उतना ही मिलता था। किसान लॉर्ड की आज्ञा के बिना जागीर को छोड़ भी नहीं सकता था। अगर किसान को ये लग रहा है कि इस वाली जागीर पर तुम्हारा शोषण बहुत अधिक हो रहा है तो वो किसी दूसरी जागीर पर नहीं जा सकता है, इसी पर लॉर्ड की इच्छा के अनुसार वो कहीं नहीं जा सकता। जब तक सामंत की आज्ञा ना हो उसी के पास कार्य करना है। इसके अगले पॉइंट में बात की जा रही है कि किसानों को आटे के लिए लॉर्ड की चक्की, लॉर्ड की चक्की से ही आटा मिलता था और रोटी सेकने के लिए लॉर्ड के ही तंदूर का उपयोग करना होता था। कोई अन्य अरेंजमेंट वो उसके लिए नहीं कर सकते। इसके अलावा किसानों पर लॉर्ड का एकाधिकार होता था और लॉर्ड इच्छा के अनुसार ही विवाह करना होता था। अपनी इच्छा से विवाह के लिए किसान को शुल्क देना होगा, यानी कि किसान को जो भी कार्य करने हैं वो लॉर्ड यानी कि सामंत की इच्छा के अनुसार करने होंगे। और यहाँ तक कि किसानों के जीवन पर भी सामंत ने एकाधिकार कर रखा है। अगर किसी किसान को विवाह करना है तो उसको पहले लॉर्ड की आज्ञा लेनी होगी, अगर उसका आशीर्वाद मिलता है तभी वो विवाह कर सकते हैं। और अगर किसी किसान को अपनी इच्छा से विवाह करना है तो उसको उसके लिए भी शुल्क देना होगा, उसके लिए भी टैक्स पे करना होगा। तो इस तरीके से हम देख रहे थे कि तीनों वर्गों में से किसान वर्ग पर किस तरीके से शोषण किया जा रहा है। राजा भी कर रहे हैं, सामंत भी शोषण कर रहे हैं, अभिजात वर्ग भी शोषण कर रहे हैं, और ये जो किसान हैं ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अंततः क्या होगा कि एक दमित वर्ग जो है वो अपने आप को स्वतंत्र कराने के लिए आगे बढ़ेगा और कुछ ना कुछ आगे धीरे धीरे चेंजेस आते जाएंगे, जिससे कि हम पुनर्जागरण की ओर बढ़ेंगे। और अब हम बात करेंगे सामंतवाद के पतन और उसके कारण की। जब किसान इतने परेशान हो गए तो जाहिर सी बात है कि अब परिवर्तन का समय आ गया था और परिवर्तन धीरे धीरे आने शुरू हो गए थे।
तो अब यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या कारण रहे उन परिवर्तनों के। सबसे पहला कारण पर्यावरण में चेंजेस। अगर हम बात करें 5वीं से 10वीं शताब्दी की, इसमें वन क्षेत्र ज़्यादा है, सर्दियाँ भी ज़्यादा पड़ती है, कृषि की पैदावार कम होती है। क्योंकि वन ज़्यादा हैं तो जाहिर सी बात है खेत कम है, और सर्दी ज़्यादा पड़ रही है, इसके कारण से फसलें खराब हो रही हैं। तो इसका रिजल्ट क्या आता है? इसका रिजल्ट ये आता है कि एक तो फसलें खराब हो गई, दूसरा सर्दियाँ अधिक पड़ रही है, तो जो किसान हैं वो भाग करके कहाँ चले जाते हैं? वनों में चले जाते हैं ताकि वो कार्य से बच सके। लेकिन अगर हम बात करें पर्यावरण परिवर्तन की, तो 11वीं सदी में थोड़े से गर्म दिन होने लगे, यानी कि थोड़ी सी गर्मी बढ़ गई। गर्मी बढ़ने के कारण कृषि की पैदावार भी बढ़ गई। जब कृषि की पैदावार बढ़ने लगी तो किसानों ने क्या किया? वन क्षेत्रों में कमी कर दी, वन क्षेत्रों को थोड़ा सा कम करके वहां पर खेती शुरू कर दी। इसके बाद भूमि के उपयोग की अगर हम बात करें तो वो किस तरीके से हो रहा था, तो उसमें देखें तो लकड़ी के हल का प्रयोग हो रहा था। और लकड़ी के हल की एक खासियत ये होती है कि वो ज़मीन में ज़्यादा नीचे तक नहीं जा सकता, और जब ज़्यादा नीचे तक नहीं जाएगा तो मिट्टी को खोदेगा नहीं तो मिट्टी पलटेगी नहीं, जिससे कि जो पौष्टिकता है, जो खाने की पौष्टिकता है वो कम रहेगी, साथ ही साथ मिट्टी का उपजाऊपन भी कम हो जाएगा। एक अगर हम बात करें कि तरीका क्या था, मान लो ये 100 एकड़ ज़मीन है, 5वीं से 10वीं शताब्दी की हम बात कर रहे हैं, तो किसान उसके 2 पार्ट कर देता था, पार्ट 1 पार्ट 2। इसमें एक पार्ट में उसने मान लो उगाई सर्दियों में गेहूं, तो ये वाला पोर्शन खाली है, 1 साल खाली पड़ा रहेगा। और अगले साल वो क्या करेगा? इस खाली पोर्शन पे उगाएगा राई, और दूसरा पोर्शन खाली पड़ा रहेगा। यानी कि 50 एकड़ 1 साल खाली है, 50 एकड़ 1 साल खाली है। लकड़ी के हल हैं जिससे कि मिट्टी पलटी नहीं जा रही है। 2 जोड़ी बैल का प्रयोग हो रहा है जिससे ज़्यादा श्रम नहीं किया जा पा रहा है। भूमि की उत्पादकता में धीरे धीरे कमी आती जा रही है, और ये 100 एकड़ भूमि जो है वेस्ट होती जा रही है, जिसके कारण ये सारे कारण थे कि किसानों की जो है पैदावार वो धीरे धीरे कम हो रही थी। ऐसे में क्या हुआ कि किसानों को वनों में भागना पड़ा। कारण ये था कि सामंत वर्ग अपनी आय नहीं छोड़ रहे थे, उन्हें अपने उत्पादन का उतना ही हिस्सा चाहिए था जितना वो शुरू से ले रहे थे। हालांकि यहाँ उत्पादन बहुत कम हो रहा है, तो स्थिति ये आ गई कि जो जनसंख्या थी वो अधिक से अधिक उसमें अकाल पड़ने लगे, साथ ही साथ जो भी लोग हैं वो कुपोषण का शिकार होने लगे, क्योंकि मिट्टी की जो प्राकृतिक उत्पादकता है और जो उसके मिनरल्स हैं वो मिल ही नहीं रहे हैं लोगों को। तो यहाँ पर लोगों में कुपोषण की स्थिति पैदा हो गई। अब 11वीं सदी में क्या हुआ कि ये सब तो हुआ ही, मौसम में चेंजेस आए, साथ ही साथ लोहे के हलों का प्रयोग शुरू हुआ। मतलब जो खोदने के लिए जो पोर्शन होता है हल में, वहाँ पर लकड़ी के बजाय लोहे के जो नुकीले फास होते हैं उनका प्रयोग किया जाने लगा। इससे क्या हुआ कि मिट्टी की खुदाई अंदर तक हुई, और साथ ही साथ इसके एक पलटने का पटरा भी होता था। उससे क्या है, मिट्टी अच्छे से पलटती जाती थी, तो मिट्टी की पौष्टिकता बढ़ती जा रही थी, अंदर से उसका उपजाऊ शक्ति बढ़ती जा रही थी, और अच्छे से पलटने के कारण मिट्टी के मिनरल्स जो हैं वो फसलों में भी आ पा रहे थे, जिससे कि कुपोषण की स्थिति भी कम हो गई। प्रोटीन भी अच्छे से मिलने लग गया, जो भी फसलें थी उनसे प्रोटीन मिलने लग गया, और फसल अच्छी होने लगी क्योंकि भूमि की उपजाऊ शक्ति ठीक हो गई। और साथ ही साथ एक चेंज ये भी आया कि अब किसान 100 एकड़ में खेती ना करके 20 या 30 एकड़ में खेती कर रहे थे।
और इस 20-30 एकड़ को भी उसने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, जिसका क्या करते कि एक पोर्शन में, मान लो ये पार्ट 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये एक ही खेत है, 20 या 30 जितना भी एकड़ है उसका ये एक ही खेत है। इसके 3 पार्ट्स किए। पहले पार्ट में सर्दियों में या तो गेहूं उगा लिया या राई उगा ली, इन दोनों में से कोई एक फसल उगा ली। ये दोनों पोर्शन इस समय पर खाली पड़े हैं। फिर बसंत का सीजन आया, इस वाले हिस्से में इन्होंने मटर, सेम या मसूर उगा ली और साथ ही साथ जानवरों के लिए जौ या बाजरा उगा लिया। और ये जो 3rd पार्ट है ये परती भूमि छोड़ दी। परती मतलब खाली छोड़ दी। इस भूमि को 2 साल के लिए इन्होंने खाली छोड़े रखा। इतने में इसमें फिर से जो इसकी मिनरल्स थे वो वापस आ गए मिट्टी में, और फिर क्या करेंगे, इस वाले को खाली छोड़ देंगे और यहाँ पर सर्दियों में गेहूं या राई उगा लेंगे। तो इस तरीके से किसान ने अपनी भूमि पर कार्य करना शुरू किया। अब जब ये स्थिति थी कि 100 एकड़ भूमि है, लकड़ी के हल हैं, सामंत अपना पूरा का पूरा टैक्स ले रहा है, यानी कि मेहनत पूरी करा रहा है। और मेहनत भी कहाँ करा रहा है, चारागाह की देखभाल में और मैनर की जो जागीर है उसकी देखभाल में। तो उससे किसान कट रहे थे। कहीं ना कहीं सामंत और किसानों के जो संबंध थे उसमें कमी आ रही थी। और उस कमी के चलते जो किसान हैं उन्होंने जो मैनर जागीर होती थी, मैनर की जागीर यानी कि जो लॉर्ड को यानी सामंत को राजा से जो भूमि प्राप्त होती थी उसे मैनर कहते थे, हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है। तो मैनर की जागीर और चारागाहों की देखभाल उन्होंने कम शुरू कर दी, क्योंकि उनको टैक्स तो उतना ही पे करना है, इस भूमि से भी राजा को भी पे करना है और चर्च को भी पे करना है और सामंत को भी पे करना है। तो सामंत को जो वो मेहनत पे कर रहे थे उसमें से उन्होंने ये चारागाहों की देखभाल कम कर दी, साथ ही साथ जो शिकार के लिए वनों की वो देखभाल कर रहे थे वो भी कम कर दी, और बदले में अपना कृषि कार्य अपनी भूमि पर उन्होंने शुरू कर दिया ताकि उपज ज़्यादा हो तो उन्हें बेनिफिट हो और अकाल की स्थिति ना पड़े। साथ ही साथ क्या किया, जो उपज है उसका अधिक हिस्सा अपने पास, अधिक हिस्सा अपने पास और कम हिस्सा सामंत के पास, इस तरीके से रखना शुरू किया। और जो वो हफ्ते में 3-4 दिन जाकर के सेवाएं दे रहे थे वो भी कम कर दी। तो इस तरीके से क्या हुआ, किसान और सामंत का जो संबंध है वो धीरे धीरे ढीला पड़ता हुआ हमें नजर आने लगा। साथ ही साथ किसान अपनी आय में वृद्धि कर रहा था, और अब जब किसान धीरे धीरे जो है अपने कार्यों में परिवर्तन ला रहा था तो कुछ लॉर्डर ने क्या किया, पंचक्की और पवन चक्की अरेंज करा दी कृषकों के लिए, ताकि जो है जब अकाल की स्थिति आती है तो समस्या हर क्षेत्र में आती है तो वो ना आए, उसके लिए पंचक्की यानी कि जो पानी से चलती है जिसे हम जल चक्की भी कहते हैं, तो पंचक्की और पवन चक्की की जो उन्हें है फैसिलिटी दे दी, जिससे कि प्रौद्योगिकी में बदलाव आ गया। अब कार्य खुद से नहीं करने पड़ रहे हैं, मशीन से हो रहे हैं। तो मशीन भी एक परिवर्तन का बहुत बड़ा कारक होती है, जिससे कि हम पुनर्जागरण की ओर बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ पहले क्या था, वस्तु विनिमय प्रणाली चल रही थी कि किसान आकर के मेहनत कर रहा है मैनर की जागीर पर, वही उसका टैक्स है, श्रम सेवा प्रदान कर रहा है। लेकिन अब क्या हुआ, मुद्रा व्यवस्था आ गई, नकद में भुगतान होने लगा। लॉर्ड को जो भी टैक्स मिल रहा है वो नकद में मिल रहा है, न कि किसान वहां जाकर के अपनी सेवाएं दे रहा है। हफ्ते में जो 3-4 दिन वो जाकर के सेवा देता था, वो सेवा देने के बजाय वो कैश पेमेंट करने लगा है। इसके साथ ही साथ जनसंख्या वृद्धि हो रही है। जो भी क्षेत्र हैं, जैसे कि एक मैनर की जागीर में पहले 1 दर्जन परिवार होते थे, लेकिन अब धीरे धीरे जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, क्योंकि जब कैश आ जाता है इंसान के पास तो वो अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाता है, और उस जीवन स्तर में सबसे पहले स्वास्थ्य ऊपर उठता है। स्वास्थ्य उठेगा, शिक्षा का स्तर उठेगा,
जैसे ही इंसान के पास पैसा आएगा सबसे पहले वो इन दो क्षेत्रों में कार्य करता है। और जब जीवन स्तर उठ रहा है यानी कि मनुष्य की जो जीवन क्षमता है वो बढ़ रही है, तो ऐसे में क्या होगा, जनसंख्या बढ़ेगी। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो नगरीकरण की शुरुआत हो जाएगी। नगरों की ये विशेषता होती है कि वहाँ पर जनसंख्या अधिक मात्रा में होती है। जब नगर बढ़ेंगे तो वहाँ पर चौक भी बनाए जाएंगे, बाजार भी लगेंगे और साथ ही साथ व्यापारिक केंद्र भी बनेंगे। जब बहुत सारी दुकानें होंगी या बहुत सारे किसी भी चीज़ का व्यापारिक लेन देन होने लगेगा तो वहाँ पर व्यापारिक केंद्र भी बनेंगे, ट्रेड सेंटर्स। अब ऐसे में क्या होता था, जब नगर डेवलप होने लगे और इस तरीके की स्थिति आ गई तो जो हमने कृषिदास पढ़े थे अभी थोड़ी देर पहले, वो कृषिदास क्या करने लगे, वो भाग कर के नगरों में आने लगे। अब जब वो नगरों में आकर के इतनी भारी जनसंख्या में मिक्स हो जाते थे तो मिलते नहीं थे। अब यही जो कृषिदास हैं ये ट्रेंड तो है नहीं, तो ये क्या करेंगे, दुकानें खोलेंगे, इस तरीके के छोटे छोटे कार्य करने लगेंगे और नगरों में बस जाएंगे। इसी तरीके से एक डेवलप हुई श्रेणी क्या होती है, किसी भी कार्य को करने वाली एक कैटेगरी, वो श्रेणी कहलाती है और वो उन वस्तुओं की उत्पादकता की जांच करती है, उनकी गुणवत्ता की जांच करती है। तो ये वहाँ पर नगरों में डेवलप होने लगी और इसे ही आर्थिक संस्था कहा गया। और इस तरीके से ये जो आर्थिक संस्था में जो लोग थे ये था चौथा वर्ग। हमने पहले पढ़ा फ्रांस में जो हम सामाजिक वर्ग क्रम पढ़ रहे थे उसमें पहले नंबर पर आ रहा था पादरी वर्ग, दूसरे पे आ रहा था अभिजात वर्ग, तीसरे पे आ रहा था किसान वर्ग और अब चौथे पे कौन आ गया है, जो ये श्रेणी वर्ग है। ये गिल्ड व्यवस्था ये जो है इसके अंतर्गत जो भी कार्य कर रहे हैं वो इस चौथे वर्ग में आ गए और अच्छे लेवल पर व्यापार होने लगा, ठीक ढंग से व्यापार होने लगा, जिससे कि ये जो सामंतवाद है, सामंतों की जड़ें कमज़ोर होने लगी। और इसी तरीके से धीरे धीरे यूरोप में हमें सामंतवाद ख़त्म होता हुआ नज़र आता है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।